तो हाय गाइस, दिस इज़ कैपेसिटेंस वीडियो एंड यहाँ से हम अपना इलेक्ट्रो ख़त्म करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में टारगेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया था। सो इस वीडियो के अंदर हम कैपेसिटेंस से लेके और मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई सारा चीज़ कवर करेंगे। सो रेडी हो जाओ, काफ़ी लंबा जर्नी है। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं है। कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कैपेसिटर्स वो होते हैं जो एनर्जी को स्टोर कर सके, चार्ज को स्टोर कर सके अपने अंदर, करंट को अपने अंदर खुद के अंदर स्टोर कर सके और उसको बाद में यूज कर सके। इसीलिए हर एक बॉडी में कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि वो उसको पावर बैकअप दे सके। अगर हम बात करें, जिस बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा अमाउंट में कैपेसिटर लगा रहता है उतना ज़्यादा उस बॉडी का पावर बैकअप बढ़ जाता है। चाहे वो हम लैपटॉप्स की बात करें, चाहे वो हम किसी और डिवाइस की बात करें। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर कैसे होता है। ये सब बेसिक बातें हैं, आई थिंक सबको पता होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैसे होता है कैपेसिटर, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो। कैपेसिटर इन दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यूज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला, इट्स नॉट अ बिग डील। इन दोनों फॉर्मूलाज का भी हम यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप C की वैल्यू और V की वैल्यू आपस में चेंज कर दें तो आपकी आंसर मतलब आपके ये दोनों रिलेशंस भी आ जाएंगे। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी, जैसे कि हमने उसके अंदर देखा था कि करंट के अंदर करंट डेंसिटी होता है, इसी तरीके से इसके अंदर भी एनर्जी डेंसिटी होता है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ के ई स्क्वायर, मतलब जो हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। एप्सिलॉन का वैल्यू आई थिंक सबको पता होगा, 8.8 इंटू 10 टू द पावर -11, जिसको हम 9 इंटू 10 टू द पावर -11 भी कहते हैं। रिलेटिव परमिडिटी, अब देखो एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब दो मीडियंस का जब आपस में एक रिलेटिव परमिटिविटी बताया जाए उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो होता है दो मीडियम्स को आपस में सेपरेट करता है। दो कैपेसिटर के बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक को रख दें तो वो एक मीडियम जनरेट करता है अदर देन एयर। एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक की तरह हम यूज कर सकते हैं। वैक्यूम जो होता है वो कोई मीडियम नहीं होता है। वैक्यूम के लिए होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि इसमें हम एप्सिलॉन आर नहीं लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं लेते, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हम वैक्यूम को मानते ही नहीं है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या है, कोई भी मीडियम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, अब दो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आपस में आमने सामने हैं और इनको एक किसी वायर से के थ्रू ऐसे करके ज्वाइन करके एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो ये बन गया पूरा सर्किट। और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा अपोजिट चार्ज, ताकि वो बैलेंस कर सके उसको। तो यहाँ से इस ये पूरा सर्किट बन गया। तो इसका कैपेसिटेंस हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरीके से शॉर्ट टर्म रिलेशन है, वैसे हम बोलते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आई मीन सॉरी C इज इक्वल टू क्यू बाई V। और एक और रिलेशन होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ए आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा ग्लिच हो रहा है। A एप्सिलॉन नॉट बाई D। हाँ, तो डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द प्लेट्स अगर हम बात करें तो जितना प्लेट का साइज बड़ा होगा उतना डिस्टेंस जो होगा प्लेट के बीच में कम रहना चाहिए, ठीक है। ये डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। स्फेरिकल कैपेसिटर जानते हैं हम, कितने स्फेरिकल कैपेसिटर्स भी होते हैं, उनका कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला होता है, या तो रट लो या सिंपल है, ये अपना रेडियस है R2 - R1,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू ए बी, या फिर K1 K2 इंटू ए बी। फिर ये सिलेंडर का है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, that is this force experience between any plate of a capacitor, this is q square by 2a epsilon। ये सिंपल फॉर्मूलेज हैं, इन पे मुझे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्कशन करेंगे तो डेरिवेशन करना पड़ेगा, डेरिवेशन करने का अपने पास समय नहीं है। जिन फॉर्मूलेज का डेरिवेशन करना था मैंने इलेक्ट्रो में बता दिया है, और करंट में कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनकी डेरिवेशन की जरूरत है। करंट तो मैं कहूँगा ना करो कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्ट्रो तो पक्का ही कर लेना अगर टाइम मिले तो भाई। उसके अंदर अगर फॉर्मूलेज का डेरिवेशन नहीं करोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, या फिर उस टॉपिक को पूरा ही छोड़ दो। लेकिन छोड़ोगे कितना, पहले भी मैंने बोला है वेव वाला छोड़ दो पार्ट, तो मतलब करना ही पड़ेगा। इट्स मतलब थोड़ा नेसेसरी भी है, इलेक्ट्रो से क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी सारे, तो करना ही पड़ेगा। टाइम नहीं है भाई, अब क्या कर सकते हैं, काम तो उसके बीच ही करना पड़ेगा। Q1 by C1B, C1 by C1 plus C2, C2 by C1 plus C2, Q1 इंटू Q1 plus Q2। अब देखो ये क्या है, अब तो मैं सब ये जो बोल रहा हूँ Q1 Q2 QC C1 C2 CB, क्या है ये, कुछ नहीं है, सिंपल है, मैं बताता हूँ। ये है अपना, ये रिलेशन तो सब जानते हैं, इस रिलेशन को हटाओ, मारो गोली। ये दो कैपेसिटर्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और कुछ नहीं किया। C1 C2 कैपेसिटर को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया और चार्जेस ऐड कर दिए, बस दैट्स इट। उससे ये करंट आए दोनों। फिर हीट लॉस की बात करें तो हीट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, दिस इज ओनली द हीट, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सब जानते हैं, इसको मुझे डेरिवेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। सीरीज के अंदर ये होता है, पैरेलल के अंदर वो। डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जितना मेरा देखो कहना है, इससे मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं कितनी बात बन बन के, तो मेरे हिसाब से इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा अब करके जाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Q naught charge on the capacitor at steady state and QCB. Tau is equal to CR equivalent and I is equal to Q naught tau। ये वाला मैं रिलेशन में थोड़ा डाउट है, मैं आई थिंक इसको जरूर आऊँगा, वीडियो के एंड तक मैं इसमें जरूर आऊँगा। फिर है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है I इज इक्वल टू Q नॉट टाउ बाई टाउ इंटू ई पावर TL। अब ये देख सकते हो तुम, दिस इज R, दिस इज C, मतलब RC सर्किट है। तो ये इसका ग्राफ जो है यूं ऐसे नीचे जा रहा है, तो ये ऐसे ही नीचे नहीं जा रहा है, इसको बनाया है क्योंकि ये जैसे कि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब जैसे जैसे चार्ज होगा तो टाइम के साथ चार्ज इंक्रीज होगा, और जैसे डिस्चार्ज होगा तो टाइम के साथ चार्ज डिस्चार्ज होगा। ये एक कांस्टेंट है कि टाउ की जो वैल्यू है, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम पता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर तो ड्रिफ्ट की स्पीड से मूव करते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो टाइम आता है, जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करा और उसके बीच में जो टाइम आता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब उतने टाइम के लिए वो इलेक्ट्रॉन जो टकराया है, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया है, इन दोनों के कॉलिजन के बाद ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो जितनी देर के इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने के बाद ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराया होगा, ठीक है, जो इधर होगा कुछ। तो इस इलेक्ट्रॉन का टकराने के बाद, इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद, इस जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है, इस टाइम गैप को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है कि 0.63 चार्ज इज इक्वल टू ये टाउ यहाँ पे, मतलब चार्जिंग ऑफ सर्किट में, एंड जब डिस्चार्जिंग करेंगे तो 0.37 करके।
फिर ये है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस तरीके से होता है, कैपेसिटर को डाई इलेक्ट्रिक घुसा दे तो क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आई थिंक ये सिंपल है, मैंने पहले ही बता दिया है रिलेशन। एंड दिस इज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है कैपेसिटर के अंदर, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया कि तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इंड्यूस्ड बाउंड चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। यहाँ पे भी एक दिक्कत है, सिग्मा क्या है, तो सिग्मा इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसको हम बोलते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर ये चार्ज है सिग्मा ई, ये वेरिएबल सरफेस चार्ज डेंसिटी हम इसको बोलते हैं। तो उससे इसको डिनोट किया है, और इसी को पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ऊपर वाले रिलेशन जैसे कि होता है। और डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कैसा फोर्स लगता है, आप तुम बोलोगे सर इसको डिराइव करवा दो भाई, इसको डिराइव करा दो, इसको डिराइव कराना भाई अभी टाइम नहीं है इसका, इसको मैं डिराइव करने बैठूँ, या तो इसको याद कर लो या तो इसको छोड़ दो। ये सब टॉपिक से अपने क्वेश्चंस भी नहीं आते, लिहाजा मैं फोकस भी नहीं करूँगा इसीलिए। ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, एसी सबके घर में होता है लेकिन ये वाला एसी नहीं है, एसी डीसी करंट होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। जो डायरेक्ट करंट होता है वो तो भैया मतलब कोई भी अप्लायंसेस आप कनेक्ट करते हैं तो वो चलते हैं डायरेक्ट करंट पे ही, ऑल्टरनेटिंग करंट पे नहीं चलते। ऑल्टरनेटिंग करंट का पीरियोडिक मोशन होता है, जैसे कि यू कैन सी दैट पीरियोडिक मोशन होता है इनका। लेकिन जो डीसी होते हैं वो कांस्टेंट भी होते हैं, पीरियोडिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये देख लो तुम कि ऑल ऑल डीसी करंट में डायरेक्ट घुस गया उसके अंदर, तो डीसी करंट का जो वोल्टेज होता है बहुत ज़्यादा होता है। एसी जो होता है वो चेंज करते हुए आता है, वेरिएबल वोल्टेज होता है उसका, वेरिएबल करंट जैसे ही होगा, वेरिएबल वोल्टेज जैसे ही होगा तो उसकी जो झटका लगेगा वो कम लगेगा। लेकिन पहले के ज़माने में देखो वो बल्ब वल्ब से लोग रहते थे, उससे डायरेक्ट कनेक्ट करके रखते थे। पहले के ज़माने में डीसी करंट चलता था, उससे कोई भी हाथ लगा देता था तो बिल्कुल चिपक जाता था उससे, हाँ, कि डीसी करंट था, इसीलिए वो बंदा गया, उसने तार को पकड़ा, और तार को जैसे ही पकड़ा वो हाथ उससे चिपक गया, और चिपक के वो मर जाता था वहीं पे। अब क्या हुआ, डीसी करंट एसी करंट चलने लगा घरों में, मतलब अब जो घरों में बिजली पहुंचती है आपके एसी करंट से चलती है। लेकिन सर जब ये अप्लायंसेस उससे चलती है डीसी करंट से, तो ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कौन करता है, तो हर एक अप्लायंस के अंदर एक एक रेक्टिफायर्स लगे रहते हैं। रेक्टिफायर्स क्या करते हैं, आपकी जो एसी करंट है इनको डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, और आपके अप्लायंसेस को वर्क करने में हेल्प करता है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं कहेंगे, मेथड बोलेंगे, फॉर्मूला रहता, हर चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता फिजिक्स में, ये मेथड है कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर आई थिंक सब जानते हैं, रूट किया, मीन निकाला, और मतलब स्क्वायर के मीन का रूट, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। फिर पावर कंज्यूम्ड और सप्लाइड इन एन एसी करंट एसी सर्किट, हम देख सकते हैं एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ साइकिल। अब देखो एवरेज पावर जो होता है किसी भी मतलब उसके अंदर लगता है, उसको हम कहेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल लगा दो कि पावर अपॉन में 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा इज टाइम पीरियड, हम जानते हैं, तो सिंपल है, ये उसी का एवरेज निकाल लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशन है, इसमें कॉस थीटा जो आ रहा है ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, मतलब इस फैक्टर के ऊपर पावर किसी भी एसी करंट का पावर डिपेंड करता है। कॉस थीटा को थीटा नहीं होता, इसको फाई बोलते हैं, इसको फेज के लिए डिपेंड करता है। और जो भी जैसे कि एसी करंट है वो पीरियोडिक मोशन करता है, और वो साइन के उसमें चलता है, ग्राफ में चलता है, हमें पता है साइन का ग्राफ है, यूं करके यूं करके यूं करके, तो साइन के ग्राफ में जैसे चलता है तो इसके अंदर फेज चेंज आते हैं हर एक मतलब एक डिफरेंस के बाद, जैसे पाई बाय 2 का डिफरेंस आया, एक प्रॉपर डोमेन के अंदर ये फेज चेंज करता है। तो जैसे ये फेज चेंज करेगा तो वेरिएबल होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा पावर पावर, ठीक है। उसके बाद ये हो गए, फिर
जो आई साइन थीटा होता है, आई एम साइन थीटा, इसको वाटलेस करंट कहा जाता है। मतलब जिस इसके अंदर जो होता है कि पावर जो होता है वो होता ही नहीं है, मतलब ये पावरलेस करंट है पूरी तरीके से। मतलब इसी से मतलब पी डी टी जीरो हो गया, इसका मतलब ये वाटलेस करंट, सिंपल। उसके बाद ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस जानते हैं हम, 1/ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब होता है उस बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस लग रहा है करंट को रोकने के लिए, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल, 1/ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो होते हैं, आई इज इक्वल टू बी एस बाई आर, बी एम साइन ओमेगा टी बाई आर, या फिर आई एम साइन ओमेगा टी कह सकते हैं। उसके बाद ये है, ये सर्किट आई थिंक दिख गया होगा, सर्किट मैंने मिस कर दिया होगा। ये एक एसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया है एक रजिस्टर को, और इधर से करंट जा रहा है, ये देखो करंट जा रहा है यूं करके, तो बी एम साइन थीटा साइन ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर। एवरेज पावर को भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। इसके अंदर जो मेन चीज होता है ना, बेसिक चीज जो एनसीईआरटी के अंदर भी दिया रखा है और जेई वगैरह में बहुत काम आता है, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। इसको अगर फेजर डायग्राम से समझे ना तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू, जो कि काफ़ी अलग मेथड है, टीचर्स नहीं बताते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स मेथड के थ्रू भी एसी को सॉल्व किया जा सकता है और इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स मेथड वाला मेथड जान लिए तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन बताने में कुछ नहीं, क्वेश्चन के थ्रू मैं बता दूंगा आप लोगों को। दिस इज हमने रिएक्टेंस की जगह देख लो ये डाल दिया, सिंपल है। एसी जो है करंट की तरह ही मूव करता है, बस डिफरेंस इतना होता है इसके अंदर फेज का डिफरेंस आना होता है। आईसी लीड्स बाय पाई बाय 2 डायग्रामेटिकली बाय फेजर डायग्राम। अब ये हो गया फेजर डायग्राम आपका, दिस इज योर फेजर डायग्राम, दिस इज योर फेजर डायग्राम। अब अगर 590 है इसका मतलब जीरो हो जाएगा पावर, दिस इज कॉल्ड पावरलेस करंट, जो मैं बात करता वाटलेस करंट। तो यहाँ पे अपना एसी छोटा चैप्टर था, खत्म हो गया। कुछ डाउट रहा होगा, मैं मानता हूँ इस चैप्टर के अंदर डाउट रहते हैं, लेकिन इसके डाउट सभी क्लियर होंगे जब थोड़ा आप, एसी सिंपल चैप्टर है ऐसे तो, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी इसका देख लो तो काफ़ी हद तक फायदा आपको रह सकता है। बाकी ये चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फोर्स। हम सब जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, बहुत ही जालिम चैप्टर था लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। अगर आप ये समझ गए तो ईएमआई आपके लिए कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल। बायट सेवर्ट लो बहुत इंपॉर्टेंट, dB is equal to mu naught I by 4 pi dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, क्रॉस डॉट छोड़ रखे मेरे हिसाब से, बाय आर क्यूब, इस तरीके से। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ये देख लो, दिस इज स्ट्रेट वायर, लेंथ एल के अबाउट है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा गया है यहाँ पे। अब इसको हमने यूं करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इस पॉइंट से इस पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ पे हम साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 v is equal to mu naught by 4 pi I by r sin theta 1 by sin theta 2 plus sin theta 2। दिस इज मतलब एक फुल लेंथ वायर के अबाउट। लेकिन अगर हम एक सेमी सर्कुलर, ये एक हो गया एक वायर है सिंपल, उसको रखा है और पॉइंट चार्ज से उसका एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा था मैं, मतलब यार आज दिमाग खराब हो गया, इतने सारे वीडियो डाल दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। फिर उसके बाद ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बताओ, दैट इज म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर। अब इनको कैसे याद करा जाए, ये भी सवाल उठता है, क्योंकि भैया इसमें तो बहुत सारे, अब देखो जहाँ पे आपको केसेस दिखने लगे ना, ये है केसेस, अब अलग अलग इनको याद तो किया जा नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं। मैं सिलेंडर को घुमा दूंगा,
सॉलिड सिलेंडर, स्लिपरी सिलेंडर, एनुलर सिलेंडर। नो मतलब ऐसा कुछ याद करने का तरीका ही है। क्वेश्चन जब भी आए तो आप रिलेशन थोड़ा मोड़ा रट रुट के जाओ, ताकि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उसको उसके हिसाब से सॉल्व करके जाओ या फिर डिराइव कर दो। इट्स नॉट बिग डील, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको सिर्फ फिजिक्स में डाउट है तो मेरे हिसाब से 2 दिन इज सफिशियंट यार। अभी 2 दिन बचे हैं, किसी के 3-3 दिन भी होंगे, है ना। लेकिन अगर आपके इतने ही दिन है तो आप फिजिक्स सफिशियंट है। 2 दिन में रिवाइज करना पूरी तरीके से। लेकिन आपके ऐसा है कि तीनों सब्जेक्ट में लंका लगी पड़ी है तो भैया गड़बड़ है। अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, वही आपको इसका नया और नायाब तरीका बताएंगे कि कैसे याद करा जाता है। मेरे पास तो नहीं है ऐसा कोई नायाब तरीका। केमिस्ट्री भी जा रखी है, मैथ्स का तो बुरा ही हाल है, फिजिक्स का तो पूछिए ही मत। तब तो भैया जेई का भी आप मत पूछिए, या फिर कोई भी एग्जाम का। टॉर्क जो होता है एम डॉट बी होता है। आई एम सॉरी मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो। नया चैनल है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं चाहता मैं यहाँ पे, इसीलिए पहले ही माफी चाहूंगा। ये देखो, ये फॉर्मूलेज है भाई, कुछ प्यारे प्यारे फॉर्मूलेज। इनको या तो रट लीजिए, भाई मेरे पास रटाने का कोई ऐसा तो है नहीं, आपके थ्रू मैं इसको चला दिया हूँ ताकि आपके आपके आंखों के सामने से निकल जाए, तो एटलीस्ट आपको एग्जाम में कुछ आइडिया आ सके। लेकिन इसको सिर्फ देखने से, इस वीडियो को देखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। हाथ में पेन रखिए, साथ साथ पॉज कर करके अगर कुछ डेरिवेशंस बीच में आपको दिमाग में आ रही हैं तो उनको डिराइव करके देखिए हाथों से। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस वीडियो को खाली देख लेंगे तो इससे आपकी ऐसा हेल्प नहीं कर पाऊंगा मैं। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसको हम BDS के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज दिस BDS? व्हाट इज दिस BDS? देखो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एरिया के थ्रू जब जाती है, या कोई भी क्वांटिटी किसी एरिया के थ्रू जाती है तो उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। जैसे कोई भी लाइट जब किसी एरिया के थ्रू जाती है उसको हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं, है ना। ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जाती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने EDS लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, तो इसमें अंदर BDS लिख देंगे। फिर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी फाई बाई डी डी। दिस इज E is equal to d phi by dt. दिस इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ बहुत फेमस लॉ था। लेंज लॉ जो होता है, ये होता है कि EMF किसी भी बॉडी के अंदर तब इंड्यूस होगा जब वो अपोज करेगा उस करंट को। जो मतलब मान लो, जैसे कि एक बॉडी है, मैं ऐसे समझाता हूँ। एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके अंदर भी वो करंट आ गया, इंड्यूस हो गया। कब होगा? जब वो इस करंट को अपोज करेगा, तभी तो अभी एक्शन आएगा। देखो, अब कोई भी दो पार्टी है जो अपोजिट पार्टी है, वो एक दूसरे को जब तक अपोज नहीं करेगी तब तक वो एग्जिस्टेंस में कैसे आएगी? तो एग्जिस्टेंस में आने के लिए उसको अपोज करना ही पड़ेगा। तो वो जब अपोज करेगा करंट को, तभी वो EMF कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम कहते हैं। इंड्यूस EMF ड्यू टू रोटेशन अगर हम बात करें तो किसी भी डिस्क को, किसी भी बॉडी को अगर हम रोटेट करेंगे उसके थ्रू भी उसके अंदर EMF इंड्यूस हो सकता है, जिसको हम B⍵R²/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस मैग्नेटिक फील्ड को या फिर जिस भी फिक्स लूप इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं क्या होता है। ये उसको रोटेट कर रहे थे, अब इसको हमने फिक्स कर दिया और एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे मैं कभी डीप बात करूंगा। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है। अब एक क्वेश्चन उठता है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं कि मैं भी कितनी बार कंफ्यूज रहता हूँ, आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से है। ये तो समझ लिया हमने, करंट से आती है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आती है। लेकिन इतने भारी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड करंट से तो नहीं आ सकती है, क्योंकि अर्थ पे मैग्नेट है, पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसके थ्रू हम ग्रेविटेशन फोर्सेस पे कह सकते हैं उसको,
लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकत कितनी है? तो स्पेस में तो एग्जिस्ट करती है वो फोर्स, तो कहाँ से आ रही है वो फोर्स? तो बहुत सारी थ्योरीज है उसके ऊपर, बेसलेस थ्योरीज नहीं कहूँगा, उससे कुछ क्लू जरूर मिलता है हमें, ताकि हम आगे उसके ऊपर रिसर्च कर सकें। तो उस पर भी मैं कुछ बात करूँगा कभी टाइम मिला तो। फिलहाल मैं सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग करवा लेता हूँ, ताकि आप लोग कुछ भी करके एक लाइफ फ्यूचर सिक्योर हो जाए, ताकि आप भी कुछ ना कुछ तो करो यार। फिर इंडक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस ऑफ लूप। ये देखो इंडक्टर क्या होता है, जो इंड्यूस करवाता है करंट को किसी भी बॉडी के अंदर इजीली। ये अब ये इसमें हमने किरचॉफ लॉ लगा दिया। एनर्जी रिस्टोर्ड का हाफ एल आई स्क्वायर। ग्रोथ ऑफ आर एल सर्किट का आर एल मतलब रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट, उसका फॉर्मूला ये होता है कि मतलब current in the circuit will increase as exponential function, this exponential function। और वहां पे हमने पढ़ा था 63% ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम, ये भी यहाँ पे दे रखा है। फाइनल करंट का 63% करंट सर्किट के अंदर होता है हमेशा, एक टाइम कांस्टेंट के बाद। तो ये हमने 0.634 करके कुछ पढ़ा था ना वहाँ पे चार्जिंग सर्किट के अंदर। मैं इसको क्यों रिकॉल करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें मेंटेन रखें। अब इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें। अरे यार इसमें ना बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करें 63% के आल लमसम में आ जाता है। अगर और टाइम कांस्टेंट डालें तो स्लोअर रेट ऑफ करंट और ज़्यादा होता चला जाएगा। डिके ऑफ करंट सब जानते हैं, करंट किस तरीके से डिके होता है किसी भी सर्किट के अंदर से। अब लेट्स अज्यूम कि एक सर्किट है, उसके अंदर एक करंट है, इनिशियली कुछ करंट है। उस सर्किट के अंदर इंडक्टर है, रजिस्टर है, और उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट एट अ टाइम टी इज गिवन एज आई इज इक्वल टू आई नॉट, जो भी दे रखा है, मतलब हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक टाइम कांस्टेंट के बाद 0.37% ऑफ इनिशियल करंट रह जाएगा। टोटल करंट जो है इनिशियल करंट का, मतलब लेफ्ट करंट। तो ये क्या है? दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट, मतलब उस सर्किट का डिस्चार्जिंग होने लगा। उस कैपेसिटेंस को तुम लिंक कर पा रहे हो उसके साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर भी डिके हो रहा था करंट का, लेकिन वो स्टोर भी कर रहा था करंट। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, सीधा डिके हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर लगे ही नहीं। फिर म्यूचुअल इंडक्शन की बात आती है। इनको भी अगर आपको डीप में पढ़ना है तो भाई साहब कोर्सेज हैं बहुत सारे जिसके ऊपर आप पढ़ सकते हो, मैं भी लेके आऊँगा। बट अभी तो यार ऐसा ही चलेगा थोड़ा, मतलब जब तक ये जेई मेंस ना हो जाए। अगर चाहो तो एडवांस की तो मैं एक महीने का बैच ला सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर भी यार थ्योरी तो नहीं हो पाएगी, क्वेश्चन ही हो पाएंगे। क्वेश्चन जितना आप लोग करवाना चाहो करवा लो यार, दैट्स योर चॉइस। लेकिन शेयर वेयर कर दो यार, ताकि थोड़ा वो बढ़े और हम लाइव पढ़ा सकें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नीड क्या है वो मैं जान सकूँ। कमेंट्स में भी आप अपनी नीड लिख सकते हो कि आपकी ज़रूरत है, मैं उस हिसाब से कंटेंट पोस्ट करूँगा या फिर वीडियोस बनाऊँगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक लिंक बैठ सके, है ना। तो उसके लिए शेयर वेयर कर दो, ताकि आपको पता है ये सब्सक्राइबर की लिमिट्स बढ़ती है तभी तो यूट्यूब लाइव सेशंस के लिए अलाउ करता है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस, कि आप किस तरीके से मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो। मैं उस हिसाब से कंटेंट्स पोस्ट करूँगा चैनल के ऊपर। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन कॉइल, मतलब जैसे कि ये कॉइल मान लो तुम, इतना मत मानो, सिर्फ इतना मान लो, इतना ये कॉइल है और एक कॉइल ये है। ये भूल जाओ क्या दे रखा है, ट्रांसफार्मर है ऐसे तो, लेकिन इसको भूल जाओ अभी। ये देखो, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये दोनों आपस में अलग कॉइल्स हैं। जब हम इस कॉइल से करंट को फ्लो कराएंगे
और उसकी वजह से इस कॉइल के अंदर करंट को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगेगा उसको हम ईएमएफ कहेंगे, और वो ईएमएफ डायरेक्ट नहीं लग रहा है। ये वाली कॉइल, कॉइल 1 जो है 2 के अंदर इंड्यूस करवा रही है उस करंट को, उस ईएमएफ को, और वो भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो उसे अपोज कर रहा है। उसी को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ होता तो ये खुद के अंदर ही अपोज करने के लिए ईएमएफ को इंड्यूस करवा देता, एक ही कॉइल अपने अंदर ही। ये देख लो, ये है कॉइल, ये एक सर्किट बन रखा है यहाँ पे, एल डी आई बाई डी टी कह सकते हैं। ये खुद के अंदर वो करवा लेगा, इंड्यूस करवा लेगा, लेकिन ये दूसरे सर्किट के अंदर इंड्यूस करवाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, नाउ इट कम्स। और हम सीरीज और पैरेलल की बात कर ले तो इंडक्टर्स होते हैं वो भी रजिस्टर्स की तरह ही लिए जाते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होती है ना उनके अंदर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। कॉम्बिनेशंस जब भी हम बनाएंगे दो इंडक्टर्स का, तो उसके अंदर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को मानेंगे तो हम कभी भी उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक उस एक कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत सारे इंडक्टर्स हैं, एक इंडक्टर दूसरे इंडक्टर में इंड्यूस करवाता जाएगा और वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होंगे वो ईएमएफ। तो अपना सेल्फ ईएमएफ सब नहीं देंगे, सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देंगे, तो ओवरऑल हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाल ही नहीं पाएंगे कभी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको किस तरह से डील करें। तो ये होता है स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सब जानते हैं। प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है, कोर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका, वो करंट की वजह से आता है, इसकी वजह से करंट जनरेट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको रख देते हैं ताकि कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है के को, कपलिंग की जाती है मेनली, दो कॉइल्स की आपस में कपलिंग कर दी, और उस कपलिंग की वजह से करंट फ्लो एस्टेब्लिश हुआ, उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ, उसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं करंट को स्टैब्लिश करते हैं, और करंट फ्लो उस कॉइल के अंदर होने लगता है, और करंट वही करंट आपके घरों में सप्लाई होता है जो थोड़ा मोड़ा। उसके बाद एलसी ऑसिलेशन सब जानते होंगे क्या, एलसी ऑसिलेशन। इसके बाद सर्किट होता है, मतलब एक होता है एलसी सर्किट, एक होता है आरएलसी सर्किट, एक होता है, अभी बहुत कुछ है यार, ईएमआई इतना छोटा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत छोटे में बता रखा है। ईएमआई के अंदर बहुत कुछ है बताने को, आरएलसी बचा रहता है, फिर यहाँ पे बहुत टॉपिक्स बीच में छूट गए। ईएमआई मतलब काफ़ी बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन इसमें काफ़ी छोटा दिखा रखा है। चलो कोई नहीं, इट्स फाइन। आपको मेंस के लिए इतनी की नीड है, आरएलसी वगैरह की उतनी नीड है नहीं। मेंस मतलब मैंने मेंस के हिसाब से ही बनाया था ये वीडियोस, ताकि आपको मेंस में दिक्कत ना हो जाता। तो ये अपना फॉर्मूला है एलसी ऑसिलेशन का, प्रूव करना हो तो सर्किट बना के डिराइव करना पड़ता है, दैट इज अप टू यू। तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कवर कर लिया पूरी तरीके से। अब हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आगे खत्म हो जाता है, अब बचता है हमारा ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया था, और जैसे कि आपसे वादा किया था कि पूरा का पूरा रिवीजन करवाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलेस छूटे भी, बहुत सारी चीज़ें मतलब छोड़नी भी पड़ी कि हाँ यार इसको डिराइव करना पड़ेगा, आपको ऐसे बात नहीं बनेगी, काफ़ी चीज़ें हमने छोड़ी है। आप इन वीडियोस को इन कॉपी पेन लेके देखिएगा, और इन वीडियोस के थ्रू मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि रिवीजन आपका हो जाए सारे फॉर्मूलेस का, ताकि आप सारे फॉर्मूलेस को एक सही तरीके से एग्जाम्स के अंदर यूज़ कर सको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके फॉर्मूलेज आना मतलब कॉमन है, सबको आता रहता है, लेकिन उसको सही तरीके से क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो कर पाते हो तो आप स्कोर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम में स्कोर करना। तो अभी मेरा ऑप्टिक्स और मॉडर्न पे अभी और आएगा, उसके बाद हम आप जो कहोगे वो करेंगे, जिस जनता की डिमांड वही किया जाएगा। सो थैंक यू, एंड शेयर सब्सक्राइब एज मच ताकि मैं पहुंच सकूं काफ़ी लोगों के पास। थैंक यू वेरी मच।